दोस्तों, मैं आपको अपने क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इतिहास की क्लासेस स्टार्ट कर दी है और आशा करता हूं कि आप सभी ने उस वीडियोज को देखा होगा। वो इसलिए क्योंकि इतिहास विषय सबसे ज़्यादा अंकदायी होता है और बहुत ही आसानी से पकड़ में आ जाता है। तो आज हम स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ की रणनीति क्या होनी चाहिए झारखंड लोक सेवा आयोग की, इस बारे में बात करूंगा और यहाँ की सिलेबस क्या है इस बारे में मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो आप सबसे पहले देखें कि प्रारंभिक परीक्षा में हमारे इतिहास विषय में क्या है और क्या पढ़नी है। तो प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास विषय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा भाग आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, तीनों में समान समान 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या 15 होगी और सभी प्रश्नों के अंक 2 अंक के होंगे, यानी कि टोटल 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक की जो जेपीएससी की रणनीति रही है, इन्होंने पूरे के पूरे 15 प्रश्न आपसे पूछे हैं और 15 प्रश्न ही वे पूछते आए हैं। इस कारण से आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप अपनी रणनीति को ऐसे ढालें, क्योंकि जेपीएससी अपने स्टैंड पे कायम है, वो कहीं इधर उधर नहीं जा रही है और वो पूरे के पूरे 15 प्रश्न इसमें पूछेंगे। तो 15 प्रश्न इसमें पूछेंगे तो प्राचीन भारत इसमें सबसे आसान होती है नंबर उठाने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, आराम से आपको सटीकता के साथ नंबर उठ जाएंगे। उसी प्रकार से हमारे जो मध्यकालीन भारत है उसकी भी मैं क्लास लूँगा और आधुनिक भारत है उसकी भी मैं क्लास लूँगा। लेकिन अभी मैं जो चर्चा करने आया हूँ आपसे, वो सबसे टिपिकल पार्ट है मुख्य परीक्षा, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगी वो मुख्य परीक्षा पर ही होगी। प्रारंभिक परीक्षा क्रैक करेंगे, मुख्य परीक्षा में जाएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगी, परंतु मुख्य परीक्षा जो है वो आपके लिए रास्ता बनाएगी कि आप किस पद पर जा रहे हैं और आपकी सिलेक्शन को सुनिश्चित वही करती है। यहाँ का सिलेबस थोड़ा दूसरे लोक सेवा आयोग के सिलेबस से अलग है। तो इस प्रकार से हम सिलेबस को समझेंगे, मुख्य परीक्षा की क्या सिलेबस है और किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ जो पेपर थर्ड के रूप में जो है वो है सोशल साइंस, यानी कि एक पेपर थर्ड बनाया गया है जो सोशल साइंस का पेपर है। इसमें 100 नंबर के इतिहास होंगे और 100 नंबर के आपका ज्योग्राफी होंगे, यानी कि दोनों को मिला के एक पेपर बनाया गया है। ऐसा किसी लोक सेवा आयोग में नहीं है, ये मुख्य रूप से झारखंड लोक सेवा आयोग में ही है। तो आपको इस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि हमारा इतिहास का भी 100 नंबर पकड़ा जाए और ज्योग्राफी का भी 100 नंबर का क्वेश्चन हम लिख पाए। यहाँ पर हमारे पास चुनाव करने के लिए ही बहुत बड़ा एक रास्ता दिया गया है। कहा गया है, सिलेबस कहता है कि जो 100 नंबर के हम प्रश्न इतिहास विषय में पूछेंगे, वो प्रश्न हम सभी से पूछेंगे, प्राचीन भारत से भी, मध्यकालीन भारत से भी और आधुनिक भारत से और झारखंड के इतिहास से भी। लेकिन आपके पास चॉइस होगा कि आप या तो प्राचीन भारत से दें या मध्यकालीन भारत को सेलेक्ट करें या फिर मॉडर्न को सेलेक्ट करें। किसी भी एक पार्ट को सेलेक्ट करके आप 100 नंबर के प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। ऐसी आज़ादी दूसरे जगह में नहीं है, क्योंकि ये इसी में है। यहाँ सोशल साइंस किया गया है और सोशल साइंस में 2 पेपर को घुसाया गया, आपका इतिहास के साथ साथ ज्योग्राफी को भी घुसाया गया। उसी प्रकार से ज्योग्राफी में भी किया गया। आपको भूगोल में आपका फिजिकल को भी देखना है, एक पार्ट ले लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी को देखना है, दूसरा पार्ट ले लीजिए, किसी भी एक को उठा के आप लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। इस आधार पर अगर आप सिर्फ जेपीएससी का तैयारी करेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक चुन लेना आवश्यक होगा कि हम एंशिएंट को उठा लेते हैं या हम मध्यकालीन को उठा लेते हैं या हम को मॉडर्न को ले लेते हैं और उसी पर फोकस करते हैं अपने तैयारी को।
क्योंकि मुझे 100 प्रश्न पकड़ना है, 100 नंबर को पकड़ना है। तो जब हम इस तरह स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो क्या होगा कि कम समय में मेरी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और सिलेबस में जो पॉइंट्स भी है, यानी कि जो विषय वस्तु है, वो भी यहाँ सिंपल किया हुआ है, कम किया हुआ है। जैसे कि चलिए हम सिलेबस पे जाते हैं तो आपको पता चलेगा। हमारा सिलेबस में पहला सिलेबस है द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला आपका जो इतिहास लेखन कला वगैरह वगैरह सब नहीं है, यहाँ सीधे स्टार्ट होता है सिंधु घाटी की सभ्यता से। और सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या आपको करनी है उस बारे में दिखाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में उसकी उत्पत्ति को पढ़ना है, उसका विकास क्रमिक जो हुआ था, निर्माता कौन थे और इसकी विशेषता क्या थी। साइलेंट एकदम, इतना ही, इसके आगे और कुछ नहीं दिया हुआ है। कैसे विनाश हुआ था, क्या हुआ था, वो सब कुछ नहीं। ठीक है, तो इतना पढ़ के आपको आराम से तैयारी को देख देना है। दूसरा जो टॉपिक बनाया है यहाँ पर सिलेबस में वो है ओरिजिन ऑफ आर्यन। आर्य कहाँ के थे, कहाँ से आए थे, किस प्रकार से आज यहाँ पर बसे, इस बारे में दूसरा टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक है वैदिक लिटरेचर पर। वो भी सिलेक्टेड है, देखेंगे हम। ये ऋग्वैदिक पर है, सिर्फ उत्तर वैदिक कालीन नहीं लिया गया है। तो ऋग्वैदिक काल का लिटरेचर, उसका सोसाइटी, समाज और उसकी इकोनॉमी पर बात की गई है। समाज, इकोनॉमी और लिटरेचर, इसी पर बात हुई है। तो ये भी आपका आराम से पकड़ा जाएगा। जो इसका चौथा जो पार्ट है या चौथा जो आपका टॉपिक बनाया गया है वो है लिच्छवी एंड देयर रिपब्लिक। लिच्छवी और उनके गणराज्य को। तो इसी में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए अलग से कोई टॉपिक नहीं बनाया गया। महात्मा बुद्ध या वर्धमान महावीर या जैन धर्म का क्या है, सियातवाद वगैरह वगैरह, इसमें नहीं बनाया गया। लेकिन हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सिर्फ जेपीएससी को, मेंस को फोकस नहीं करेंगे, यहाँ पीटी को भी फोकस करेंगे, जेएसएससी को भी फोकस करेंगे और बीपीएससी को भी फोकस करेंगे। इसलिए इसमें हमें उसको पढ़ना होगा। तो उसके पश्चात आपका जो है राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष, यह महाजनपद काल में। ये मगध का उत्कर्ष हम जो पढ़ेंगे, ये मेरा मुख्य रूप से धनानंद तक जाएगा। महापद्मनंद, धनानंद लास्ट, यानी कि नंद वंश तक जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका द मौर्य है, तो मौर्य का जो होगा वो फिर टॉपिक नया होगा। इस प्रकार से हम मौर्य काल को भी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसमें मौर्य में आपको राजाओं का बारे में बात करेंगे, कलिंग युद्ध के बारे में बात करेंगे, अशोक के धर्म के बारे में बात करेंगे, धर्म का दूसरे धर्म के साथ रिलेट करेंगे, ये मुख्य परीक्षा में होगा। उसके अशोक के विदेश नीति को, मौर्यों की विदेश नीति, उसके कला को, उसके आर्किटेक्चर को, और मौर्य काल में जितना भी विकास का कार्य हुआ था उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। इसके पश्चात जो आपका सिलेबस में है वो कनिष्क आता है। यहाँ लिखा हुआ है आपका द कनिष्का। तो द कनिष्क मतलब क्या हो गया, कनिष्क का काल में जो घटनाएं हुई थी वो। कनिष्क कहाँ से आए थे, कनिष्क कौन थे, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुषाण वंश किस प्रकार से कार्य किए, उस बारे में। एक्सटेंट एम्पायर, उसका जो राजा था उसका रिलीजियस पॉलिसी क्या था, उसका डेवलपमेंट क्या हुआ था, आर्ट एंड कला और कल्चर क्या थी, उसके बारे में हम कनिष्क काल में पढ़ेंगे। वो आपका कनिष्क काल का लिटरेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, उस बारे में हम उस दौरान चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हमारा आता है गुप्त काल, जिसको हम स्वर्ण युग भी बोलते हैं। सेम जो गुप्त कनिष्क काल में जिस प्रकार से पढ़ना है, हमको गुप्ता में भी उसी प्रकार से पढ़ना है। दोस्तों, गुप्तों की जो कला है, आपका वास्तुकला है, गंधार शैली है, इसी में हम पढ़ेंगे। और जो है बेसर शैली, नागर शैली, ये सारी बातें हम इसके आगे बताएंगे। और इसके पश्चात जो नेक्स्ट टॉपिक आती है आपकी वो है हर्षवर्धन। हर्ष के काल को हमारा पढ़ना है, जो 6 से 6 से है उसको पढ़ना है। क्योंकि हर्ष काल सांस्कृतिक रूप से बहुत डेवलप काल कहा जाता है, इसलिए उसका सांस्कृतिक केंद्रों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हमारे सिलेबस में है। उसके पश्चात चोल साम्राज्य का पढ़ना है। चोल साम्राज्य में चोलों की स्थानीय स्वशासन को पढ़ना है। स्थानीय स्वशासन पढ़ने के बाद चोलों की जो आपका कल्चरल हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ चोल का जो एक्टिविटी हुआ था
साउथ ईस्ट के साथ उसका जो रिलेशन हुआ था उसके बारे में, और चोल का जो निर्माण कला था उसके बारे में, चोल काल में क्या परिवर्तित हुआ, निर्माण कला में क्या प्रोग्रेस हुआ, इस सभी बारे में हम चर्चा करेंगे। और लास्ट टॉपिक आता है हमारा पल्लवों की संस्कृति, अचीवमेंट्स ऑफ पल्लवाज। यहाँ पर हमारे पल्लव का जो अचीवमेंट्स था सांस्कृतिक रूप से, और पल्लवों की जो निर्माण कला था उसके बारे में, और पल्लवों में कौन कौन से राजा हुए उस बारे में बात करेंगे। तो आपका जो सिलेबस है पूरी तरह से क्लियर सिलेबस है, इसलिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सिलेबस को ऐसे पढ़ें ताकि आपका 200 मार्क में से 100 मार्क यहीं से आ जाए। आपके पास जब यहाँ से 100 मार्क का तैयारी हो जाएगी ना, तो आपके पास एक्सटर्नल ऑप्शन हो जाएगा कि हम आधुनिक भारत से प्रश्न ले चाहे नहीं ले, हम मध्यकालीन भारत के प्रश्न उठाएं चाहे नहीं उठाएं, वो आपके चॉइस पर निर्भर करने लगेगा, क्योंकि आपका चॉइस जो है वहाँ पर मायने रखने लगती है। यहाँ पर क्या होती है ना कि अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को आप क्लियर कर लिए तो आपका 90% क्लियर हो गया, 10% आपके अनुसार हो जाएगा कि हमें मध्यकालीन से उठाना है प्रश्न को या नहीं। अगर हमें टिपिकल लगे तो हम छोड़ देंगे, प्राचीन भारत के इतिहास से ही जवाब दे देते हैं 100 नंबर का। इस प्रकार से आप जब अपने ऑप्शन को ले लेंगे ना, तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो जाएगी। तो हमारे जो वीडियोज आए हैं उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता को हमने पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको इसका भी ऋग्वैदिक काल का सांस्कृतिक या इकोनॉमी, सोसाइटी और लिटरेचर के बारे में आपको बता चुका हूँ। 2 वीडियो वैदिक एज से होना है। अब मैं मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो उसमें डालूंगा वैदिक एज से, और सीधे में चला जाऊंगा राइज ऑफ मगध, क्योंकि लिच्छवी अभी नहीं पढ़ाऊंगा। लिच्छवी इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर जो गंधार शैली वगैरह से लिच्छवी को जोड़ेंगे, इसलिए एक साथ में वो दोनों वीडियोज होगी ताकि आपको सुविधा हो जानने में और समझने में भी आसानी हो। जो प्राचीन भारत के इतिहास को पहले नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ के वीडियोज को देखें। और अभी भी आप लोग बुक के बारे में सोच रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ लें, और साथ ही साथ झा एन श्रीमाली की किताब को भी आप पढ़ें, तो आपका ये सिलेबस क्लियर आ जाएगी। क्योंकि देखो दोस्तों, हमारा जो एकेडमिक है, यानी कि जो हम लोग स्नातक करते हैं उसके बाद इस फॉर्म को भरते हैं, स्नातक तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसमें इस सिलेबस को पूरी तरह से आए। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स का होना आवश्यक है। तो ऐसे में आपको आपका अपना क्लासरूम चैनल और योगेश सर आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। जैसे भी आपको दिक्कत हो आप हमारे यूट्यूब चैनल में आए, इसमें कमेंट करें, या तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक, उस ग्रुप लिंक से व्हाट्सएप में जुड़े, पर्सनली टच में रहें, आपको सारी तैयारियां इसी प्रकार से हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जोहार जोहार एंड जोहार।